नमस्कार। भारतीय अर्थव्यवस्था 15वां या 16वां वीडियो है ये। उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। हालांकि शिकायत ये भी है कि आप लोग आजकल प्रतिक्रिया कम दे रहे हैं। क्यों, क्या कारण है? क्या उदासीनता क्यों दिखा रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं आज का चैप्टर। इसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं पर दृष्टिपात करेंगे। न केवल विशेषताएं पता चलेगी बल्कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नए आंकड़े भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जो कि आगामी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो इन आंकड़ों को भी लिखना है, समझ विकसित कर लेना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में कुछ बहुत जरूरी बातें जानेंगे आप इसमें। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत एक तेजी से विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। अगर हम सकल घरेलू उत्पाद के आकार पर देखें, सकल घरेलू उत्पाद के आकार के आधार पर देखें, भारत का जो जीडीपी है, एक साल में जो उत्पादन होता है उसके आकार के आधार पर देखें तो भारत दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। गौर करिएगा, सकल घरेलू उत्पाद के आकार के आधार पर भारत दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जबकि परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर क्या है बताता हूं। जबकि पीपीपी मेथड अर्थात क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका और चीन के बाद। पीपीपी के आधार पर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दरअसल जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था का चौथा या 5वां वीडियो हम डाले थे तो उसमें मैंने आर्थिक विकास के मापन के तरीके बताया था। उसमें मैंने कई तरीके बताए थे, 5-6 तरीके। उसमें एक तरीका था क्रय शक्ति समता विधि। तो विश्व में आर्थिक विकास के मापन के लिए विश्व बैंक द्वारा क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग किया जाता है, परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसके जरिए विश्व बैंक दुनिया के विभिन्न देशों में आर्थिक विकास और रहन सहन के स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करता है। तुलनात्मक अध्ययन। विश्व बैंक आर्थिक विकास के मापन के लिए क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग करता है, परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड। आप उस वीडियो में आर्थिक विकास के मापन के तरीके जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो ठीक है। 6वीं सबसे बड़ी जीडीपी के आधार पर, ट्रिपल पी के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत में राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किए जाते हैं, ये बताया जा चुका है। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात CSO के अनुसार आधार वर्ष 2011-12 की स्थिर कीमतों पर अगर देखा जाए, CSO के अनुसार आधार वर्ष 2011-12 की स्थिर कीमतों पर 2016-17 में भारत में जीडीपी वृद्धि दर 7.1% आकलित की गई है। 11-12 की स्थिर मूल्यों पर 2016-17 में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ना। इसीलिए जब भी आंकड़े दिखाए जाते हैं तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 इस तरह के वर्ष का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है। तो CSO के अनुसार आधार वर्ष 2011-12 की स्थिर मूल्यों पर 2016-17 में भारत में जीडीपी वृद्धि दर 7.1% आकलित की गई है। चीनी वृद्धि दर, चीनी मतलब चीन, चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 3-4 वर्षों में लगातार गिरी है। गिरते गिरते चीन की ग्रोथ रेट 6.5% पर आ गई है। जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर 7.1% आकलित किया गया है। इसका अर्थ है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्था बन गया है। सबसे तेजी से उभरती हुई, क्योंकि जो विकसित देश होते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ की संभावना नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे बच्चा जब छोटा रहता है तो उसका ग्रोथ बहुत तेज होता है, लेकिन बच्चा जब वयस्क हो जाता है तो उसका ग्रोथ नहीं होता है। उसी तरह वयस्क मतलब विकसित, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन जैसे देश विकसित हैं, वहां पर ग्रोथ रेट 1-1.5-2% से ज्यादा नहीं हो पाती है। लेकिन विकासशील देशों में ग्रोथ रेट ज्यादा होने की संभावना बनी रहती है। क्यों? क्योंकि अभी सबका पेट यहाँ पर भरा नहीं है, सबको शिक्षा मिली नहीं है। इसके चलते उत्पादन की संभावना, यहाँ डिमांड खूब है, इसीलिए तो कहते हैं भारत एक उभरता हुआ बाजार है। भारत में डिमांड बहुत है, तो इसके चलते प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन की संभावना बनी रहती है और विकास दर 6, 7, 8, 9, 10% तक भी पहुंच सकती है। तो चीन की विकास दर लगातार कुछ कारणों से गिरती चली गई और भारत की इधर भी हाल के वर्षों में गिरकर बीच में 5% पहुंच गया था, फिर बढ़कर 7.1% पर आ गया है। तो भारत इस तरह से दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन गया है। अगली विशेषता है क्रम प्रति व्यक्ति आय। कम प्रति व्यक्ति आय। भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगर भारत की जनसंख्या कम होती
तो निश्चित रूप से प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे ज्यादा होता, लेकिन अधिक जनसंख्या के चलते यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कम है। ठीक वैसे ही जैसे कि आपके घर में कोई सदस्य अगर 40,000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन आपके घर में अगर 2 ही लोग होते तो आपके घर की प्रति व्यक्ति आय 20,000 रुपये होती, लेकिन अगर आपके घर में 10 लोग हैं तो आपके घर में प्रति व्यक्ति आय कितनी हुई? 4,000 रुपये हो जाएगी। तो अधिक जनसंख्या के चलते प्रति व्यक्ति आय हमारे देश में कम है। प्रति व्यक्ति आय का स्तर लगातार कम बना रहता है हमारे देश में। वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों पर, मतलब आज की कीमतों पर, वर्तमान कीमतों पर 16-17 में प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों पर 1,03,818 रुपये अनुमानित है। ये मासिक नहीं होता है, ये सालाना है, वार्षिक। प्रति व्यक्ति आय 1,03,818 रुपये अनुमानित है। लेकिन जैसा कि हमने उस वीडियो में बताया था जिसमें हमने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की तुलना की बात की थी, उसमें मैंने बताया था कि एक औसत है, जरूरी नहीं कि हर इंसान के पास 1,03,000 सालाना आते ही हों। क्यों? क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन पैसे का संकेंद्रण अमीरों के पास हो रहा है, गरीबों के पास रिस्क रोजगार के माध्यम से पहुंच नहीं पा रहा है। तो यही कारण है कि प्रति व्यक्ति आय धीरे धीरे बढ़ रही है, इसके बावजूद भी भारत में गरीबी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, कृषि की प्रधानता है भारत में। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है भारत में। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत में प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता बहुत कम है। निश्चित रूप से जनसंख्या बढ़ गई है तो प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता कम हो जाएगी। यानी दूसरे शब्दों में, जो बोल रहा हूं वैसे ही लिखना है आपको, यानी दूसरे शब्दों में प्रति हेक्टेयर भूमि पर लोगों का दबाव बहुत अधिक है। यानी प्रति हेक्टेयर भूमि पर लोगों का दबाव बहुत अधिक है। इसके चलते कृषि पर जनसंख्या के भरण पोषण का दबाव बहुत अधिक हो जाता है। कृषि पर जनसंख्या के भरण पोषण का दबाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कम भूमि है तो कृषि पर दबाव बढ़ गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.1% ग्रोथ रेट के बावजूद, अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट कितना है? 7.1%। तो 7.1% ग्रोथ रेट के बावजूद हमारे देश में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में रोजगार पैदा नहीं हो पा रहा है। द्वितीय क्षेत्र मतलब विनिर्माण उद्योग, तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र। तो 7.1% अच्छी खासी ग्रोथ रेट मानी जाती है। इसके बावजूद हमारे देश में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में यानी उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगार नहीं पैदा हो पा रहा है। इसके चलते भारत में कुल श्रम शक्ति का, हम जनसंख्या की बात नहीं कर रहे हैं, श्रम शक्ति मतलब जितने लोग रोजगार में लगे हुए हैं उसे क्या कहते हैं? श्रम शक्ति। तो यहाँ पे रोजगार नहीं पैदा हो पा रहा है द्वितीय तृतीय क्षेत्र में। इसके चलते भारत में कुल श्रम शक्ति का 54% भाग आज भी खेती किसानी में लगा हुआ है। सोचिए, मतलब हमारे देश में अगर 100 लोग रोजगार कर रहे हैं तो उसमें से 54 लोग खेती में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि द्वितीय तृतीय क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार नहीं पैदा हो पा रहा है। हालांकि इसके 2 कारण हैं। एक तो यहाँ रोजगार भी नहीं पैदा हो पा रहा है, दूसरे जो लोग यहाँ पे लगे हुए हैं उनमें कुशलता का भी अभाव है। अगर कुशलता होती तो उनमें से कुछ लोगों को यहाँ लगाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे कुशलता नहीं है जो खेती में लगे हैं। इसके चलते द्वितीय यानी उद्योग और सेवा क्षेत्र में उसके योग्य नहीं बन पाते हैं। तो श्रम शक्ति मतलब जनसंख्या नहीं, जो रोजगार करते हैं, श्रम शक्ति का 54% भाग अभी भी कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। आंकड़े महत्वपूर्ण है, ध्यान से लिखिएगा। और देश की 65% आबादी, अब आबादी की बात कर रहा हूं, देश की 65% आबादी आज भी कृषि क्षेत्र में आजीविका पाती है, मतलब कृषि के सहारे भरण पोषण कर रही है। मतलब अगर एक किसान खेती में लगा हुआ है तो उसका जो परिवार है ना, तो किसान खेती कर रहा है और उसका परिवार उसके सहारे अपना भरण पोषण कर रहा है। तो इस आधार पर 65% जनसंख्या हो जाती है, समझे ना। तो और देश की 65% आबादी कृषि क्षेत्र के सहारे अपना भरण पोषण कर रही है। जबकि महत्वपूर्ण बात क्या है, यहाँ इसे जबकि पढ़िएगा, जब नहीं जबकि देश में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? मतलब अगर 100 रुपए का उत्पादन होता है देश में, जीडीपी मतलब जो जितना उत्पादन होता है उसका मौद्रिक मूल्य, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही तो जीडीपी होता है ना। यानी देश में अगर 100 रुपए प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? केवल 17.5%। सोचिए, ये ठीक विसंगति वाली बात है, उल्टी बात है कि जीडीपी में तो कृषि क्षेत्र का योगदान 17.5% ही है
और कुल श्रम शक्ति का 54% भाग खेती में लगा हुआ है। इसका मतलब 100 रुपए में 70 रुपए ही उत्पादन कर रहा है। देश में अगर 100 रुपए का प्रोडक्शन हो रहा है तो 17.5 रुपए ही कृषि क्षेत्र से प्रोडक्शन मिल रहा है, जबकि 100 लोगों में से 54 लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसका मतलब इनकी आय क्या होगी? बहुत कम होगी, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है खेती में। कृषि क्षेत्र में प्रोडक्शन 70.5% ही हो रहा है जीडीपी का, और रोजगार कितने लोग पा रहे हैं? 54% लोग। इसका मतलब अधिकतर लोग बेवजह मतलब फालतू में वहां पे खेती कर रहे हैं, उनकी वहां जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि देश में बेरोजगारी है, द्वितीय तृतीय क्षेत्र में रोजगार नहीं है, इसके चलते उनकी मजबूरी है इन 54% लोगों की कि यहाँ पर लगे हुए हैं। मजबूरी क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन कुछ नहीं है, 70.5% है। इसका मतलब इनको आय नहीं हो रहा है, इनकी इनकम नहीं बढ़ रही है, इनके पास बचत नहीं हो पा रहा है। ये समस्या है खेती की। तो जबकि जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान केवल 17.5% है, इसका सीधा सा अर्थ है कि भारत में कृषि क्षेत्र संकट से गुजर रहा है। क्यों संकट से गुजर रहा है? इतनी समस्या कैसे आ गई कि 70.5% उत्पादन करने के बावजूद वहां 54% लोग जबरदस्ती कुदाल और फावड़ा चला रहे हैं? ऐसा कैसे हुआ? सरकारों की स्ट्रेटजी भी है काफी हद तक। सरकारें देख रही हैं कि वहां प्रोडक्शन, भाई एक खेत में प्रोडक्शन की एक सीमा होती है, किसी भी खेत में प्रोडक्शन की उसकी एक सीमा होती है। कितने भी लोग वहां पे फावड़ा चला लें, क्या उसका उत्पादन बढ़ेगा? एक सीमा के बाद नहीं बढ़ेगा। 1 हेक्टेयर खेत की उत्पादन की एक सीमा होती है, भले ही उसमें 500 लोग फावड़ा चलाएं, लेकिन उसमें प्रोडक्शन एक सीमा तक ही बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। तो सरकारों की भी व्यवस्था है, सरकारें देख रही हैं कि खेती को एक लिमिट तक ही बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे प्रयासों के बावजूद भी जीडीपी में योगदान कितना है? 70.5%। तो इसके चलते अब सरकारों की नीति ये हो गई है कि खेती में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद शायद नहीं रहा है। हालांकि इजराइल जैसे देशों में देखा जाए तो खेती बहुत आगे है, वहां पे खेती एक उद्योग है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? खेती केवल एक आजीविका चलाने, गुजर बसर करने का एक माध्यम है, उद्योग नहीं बन पाया है। तो शायद हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम इजराइल की भांति खेती डेवलप कर लें अपने यहाँ। जैसे इजराइल क्या करता है, थोड़े से क्षेत्र में बहुत ज्यादा वो क्या करता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का प्रयोग करता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जीन में फेरबदल करके ऐसे पौधे ले आता है कि जिसमें 4 आलू होने चाहिए, उसमें जो है कि 500 आलू हो जाता है। जिस पौधे में आमतौर पे 100 सेब उगने चाहिए, उसमें 1500 सेब उगा देता है इजराइल। उसके पास जनसंख्या कम है, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में उतना भी टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट से आती है, तो इन्वेस्टमेंट बाहर से उतना हो नहीं पा रहा है। तो इसके चलते अब सरकारों की कुल मिला के नीति ये हो गई है कि कृषि क्षेत्र को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ करने लायक नहीं है, बल्कि जो लोग वहाँ पे बेवजह लगे हुए हैं, इसका उपाय एक है, उन लोगों को वहाँ से हटाया जाए। कैसे हटाया जाए? कृषि क्षेत्र जिस हाल में है उसी हाल पर उसे छोड़ दिया जाए। जब कृषि क्षेत्र को उसी हाल में छोड़ दिया जाएगा तो लोग जो वहाँ लगे हुए हैं भागेंगे शहरों की तरफ। शहरों की तरफ भागेंगे, कहाँ जाएंगे? वहाँ भवन निर्माण उद्योग है, शहरों में मॉल बन रहा है, प्राइवेट बिल्डिंग्स बन रही हैं, ऑटो है, रिक्शा है, वहाँ लोग पैदल नहीं चलना चाहते, थोड़ी थोड़ी दूर में रिक्शा पकड़ते हैं। यही कारण है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखेंगे रिक्शा वालों की भरमार है, वो गांव से चले आए हैं शहरों में। तो सरकारों की अब नीति ये, सरकारें इस नीति पर चल रही हैं कि कृषि क्षेत्र को जानबूझ के घाटे का सौदा बना दो। इससे ये होगा कि लोग खेती किसानी छोड़कर गांव से शहरों की ओर पलायन करेंगे और शहरों में भवन निर्माण उद्योग, परिवहन कामों में लगेंगे। इससे शहरों में जीडीपी ग्रोथ रेट तेज होगी, क्योंकि हमारे जीडीपी में ज्यादातर योगदान खेती किसानी का नहीं है, 70% ज्यादातर शहरों का योगदान है। शहरों में क्या है? विनिर्माण उद्योग है, सेवा उद्योग है। इसके चलते शहरों का योगदान हमारे जीडीपी में ज्यादा है। तो सरकारों की स्ट्रेटजी ये है कि उन किसानों को मजदूर बनाकर शहर भेज दो, ताकि विनिर्माण उद्योग में सस्ते पे काम कर सकें। आप देखते होंगे अक्सर छोटे छोटे शहरों में बाहर की सड़कों पे आप निकले, छोटे शहरों से बाहर की सड़कों पे निकले सुबह 8-9 बजे, साइकिल चलाकर, शहर में एक लेबर मंडी होती है, साइकिल चलाकर लेबर मंडी में आकर घंटों खड़े रहते हैं। सुबह 9 बजे से दिन में 2 से 3 बजे तक खड़े रहते हैं। उनमें से 30-40% लोगों को लोग खींच कर ले जाते हैं काम कराने के लिए, वो भी बहुत सस्ते में, और बाकी लोग वही धूप में खड़े खड़े शाम को घर लौट जाते हैं। मजबूरी है,
खेती किसानी में फायदा रहा नहीं। शहरों में चले आते हैं कि हमें ईंटें ढुलवाने का काम मिल जाए, है ना, फावड़े चलाने का काम मिल जाए, सीमेंट और बालू मिश्रित करने का काम मिल जाए, कुछ भी, पार्क साफ करने का काम मिल जाए, कुछ भी आप उनसे काम करवा सकते हो, करने को तैयार होते हैं। क्यों? उनकी मजबूरी कैसे आई? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़ता चला जा रहा है, कृषि क्षेत्र अब घाटे का सौदा हो गया है। नेक्स्ट, अत्यधिक गरीबी। हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ गरीबी के आंकड़े लिखिएगा इसे, हमारे देश में गरीबी के आंकड़े योजना आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े SCO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन गरीबी के आंकड़े हमारे यहाँ योजना आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। तो योजना आयोग के अनुसार 1999-2000 में 26% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही थी, 26% जनसंख्या, जबकि योजना आयोग के अनुसार ही वर्ष 2011-12 में 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। यानी जो आंकड़ा 26% पे था वो आंकड़ा घटकर 21.9% पर आ गया। निश्चित रूप से ये हेर फेर का परिणाम है। क्या हमारे यहाँ गरीबी घटी है? आप चारों तरफ नजर उठा के देखिए, ये आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। सरकारें आंकड़ों के साथ खिलवाड़ इसलिए करती हैं ताकि शर्मिंदगी से थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बचा जा सके। लेकिन गरीबी, वास्तविक बात यह है कि 1999 से लेकर 2012 तक गरीबी बढ़ी ही बढ़ी है, घटी नहीं है। तो 2011-12 में 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही थी। योजना आयोग का जो वर्ष 2011-12 का आंकड़ा था, 2011-12 का आंकड़ा, वो तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित था। यह आंकड़ा क्या था? 21.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो योजना आयोग का 11-12 का आंकड़ा तेंदुलकर कमेटी की सिफारिशों पर आधारित था। लेकिन उसी समय एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी, सी रंगराजन समिति, जबकि सी रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 में 29.5% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 21.9% और सी रंगराजन समिति की रिपोर्ट के आधार पर 2011-12 में ही 29.5% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी। एक अलग अध्याय होगा गरीबी और बेरोजगारी, उसमें आप गरीबी से संबंधित व्यापक चीजें जानेंगे कि गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है, कैसे पता चलता है सरकारों को कि कौन गरीब है कौन नहीं, वो कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि जो 4 रोटी खा रहा है वो गरीब नहीं है और जो 1 रोटी खा रहा है वो गरीब है। ये भी तो हो सकता है कि 10 रोटी खाने वाला भी गरीब हो, क्योंकि गरीबों को भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो कैसे तय कर लिया जाता है कि कौन गरीब है कौन नहीं, कौन कितना पैसा कमा रहा है तो गरीब है और कौन कितना नहीं कमा रहा है तो अमीर है, या कौन कितना कैलोरी खपत कर रहा है। एक मानदंड बना देती है सरकारें, है ना, कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2900 कैलोरी अगर डेली या 2300 कैलोरी अगर ग्रामीण क्षेत्र में ले रहे हैं तो वो गरीब नहीं है, अगर 2300 से कम ले रहे हैं, 2400 कैलोरी से कम ले रहे हैं तो वो गरीब है। यानी खाने के आधार पर गरीब और अमीर का निर्धारण किया जाता है, जबकि गरीबी कई मामले में होती है। शिक्षा के आधार पर भी तो गरीबी होती है। अगर किसी का पेट भर रहा है, पेट तो जानवर का भी भरता है, तो केवल पेट भरने के आधार पर गरीबी का मापदंड हम कैसे कर सकते हैं? वास्तव में हमारे यहाँ साक्षरता का मापदंड और गरीबी का मापदंड दोनों बहुत ही पिछड़े किस्म का है। हमारे यहाँ जो लिख कर पढ़ लेता है वो साक्षर हो गया, ये क्या मजाक हो गया भाई? कम से कम सत्य के नजदीक तो हम पहुंचे, तब तो समस्या। एक कहावत है कि समस्या का समाधान तब होगा जब हम समस्या को पहले पहचानेंगे। तो यहाँ तो आंकड़ों के द्वारा समस्या को ढक दिया जाता है, जानबूझकर ढका जा रहा है, तो समस्या का निवारण नहीं हो पाता और समस्या लगातार बनी ही नहीं रहती है बल्कि बढ़ती रहती है। ये देखिए मैडम बना। खैर, लोकतांत्रिक देशों में ऐसा ही होता है, लोकतंत्र जिंदाबाद। आइए, तो हाँ, तो आंकड़ों, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि गरीबी का निर्धारण कैसे किया जाता है, कमेटियां किस लिए गठित की जाती हैं, इनका काम क्या होता है। ये कमेटियां केवल अनुमान लगाती हैं, जबकि आंकड़े योजना आयोग द्वारा ही जारी किए जाएंगे, गरीबी के आंकड़े। ठीक है, नोट करके लिखिएगा। बेरोजगारी और अल्प रोजगार। हमारे देश में बड़ी बेरोजगारी है। विकसित देशों और विकासशील देशों में बेरोजगारी अलग अलग तरह की पाई जाती है। विकसित देशों में लोगों का पेट भरा है, उनके पास डिमांड नहीं है ज्यादा, उनके पास सब कुछ है, उनके पास ढेर सारा खाना है, अच्छी शिक्षा है, टेक्नोलॉजी है, घूमने फिरने के लिए पैसे हैं। इसलिए आप अक्सर देखते होंगे कि पश्चिमी देशों के लोग भारत के व्यस्त बाजारों में अपना कैमरा लेकर बड़े मुस्कुराते हुए और नाक पर पट्टी बांधकर घूमते रहते हैं। अब वो उसमें क्या सोचते होंगे वही जाने। तो उनके पास सब कुछ है, वहां पे कैसे बेरोजगारी आ जाती है?
वहां पर बेरोजगारी इसलिए नहीं होता है कि वहां उद्योग में या सेवा क्षेत्र में रोजगार ही नहीं पैदा हो रहा है, वहां रोजगार पैदा होता है। उद्योग और सेवा क्षेत्र वहां पिछड़ा नहीं है पश्चिमी देशों में, वहां पर सेवा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र में खूब रोजगार होता है। लेकिन होता क्या है कि लोगों का पेट भरा है, मतलब उनकी आवश्यकताएं लगभग लगभग पूरी हैं। तो वहां पे जैसे मान लेते हैं रियल एस्टेट क्षेत्र, इतने ज्यादा फ्लैट पहले से ही बना के, पैसे की कमी है नहीं, इन्वेस्ट कर देते हैं उद्योगपति, ढेर सारा फ्लैट तैयार कर देते हैं जमीन लेकर, इसे हम रियल एस्टेट का धंधा कहते हैं। अब मान लेते हैं खरबों रुपए रियल एस्टेट में लगा दिए कि ये बिक रहे हैं। अचानक क्या होता है, उन्हें पता चलता है कि सारे अमेरिकन लोगों की आवश्यकताएं फ्लैट की पूरी हो गई, अब किसी को फ्लैट नहीं चाहिए, जबकि हजारों लाखों फ्लैट बन के तैयार। अब क्या होगा, अब किसी की डिमांड ही नहीं है फ्लैट की, वहां पैसा था इसलिए फ्लैट बना दिए लोग इन्वेस्ट करके। अचानक से वो सारे लोग जो फ्लैट रियल एस्टेट में लगे हुए थे रोजगार में, भाई भवन निर्माण उद्योग होता है ना रियल एस्टेट में, अब वो सारे लोग जो लगे हुए थे, अचानक से उत्पादन बंद हो जाएगा प्रोडक्शन रियल एस्टेट में, और वो सारे लोग जो लगे हुए थे अचानक से बेरोजगार हो जाएंगे। यानी विकसित देशों में जो बेरोजगारी होती है वो मांग अचानक समाप्त हो जाती है, अचानक डिमांड समाप्त हो जाती है। उसके चलते क्या होता है, डिमांड समाप्त होगी तो पहला असर किस पे पड़ेगा, प्रोडक्शन पे, क्योंकि प्रोडक्शन तभी तक चलेगा जब तक डिमांड है। यहाँ प्रोडक्शन, डिमांड समाप्त, प्रोडक्शन समाप्त, प्रोडक्शन समाप्त, अचानक जो लोग उसमें लगे हुए कारखानों में बेरोजगार। इसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, जो सतत लगातार नहीं रहती, हर 4-6 सालों पे उभरती रहती है ना, कुछ दिन रहेगी फिर स्थिति ठीक हो जाएगी। तो यूएसए, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में बेरोजगारी का स्वरूप चक्रीय होता है, चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है, जिसके अंतर्गत अचानक मांग में कमी आ जाती है। लिखिएगा, जिसकी चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत अचानक डिमांड में कमी आ जाती है, जिससे उत्पादन गिर जाता है और रोजगार में लगे लोगों का रोजगार छिन जाता है। इसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, जो कुछ वर्षों के अंतराल पर उभरता रहता है, यानी घूम घूम कर आता रहता है। स्थायी बेरोजगारी नहीं है, चक्रीय होता है। जबकि भारत जैसे विकासशील देशों में संरचनात्मक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, संरचनात्मक बेरोजगारी भारत जैसे देशों में पाई जाती है। ये क्या है, भारत जैसे देशों में बेरोजगारी जो है वो संरचनात्मक, डिमांड, मांग की कमी के चलते नहीं होता है। डिमांड तो यहाँ खूब है भारत में, आप चारों तरफ देखते हैं हर व्यक्ति डिमांड में ही है सबके पास यहाँ पे खूब डिमांड है, ये अलग बात है कि भले ही पैसा ना हो, ठीक है। तो यहाँ संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, यहाँ डिमांड खूब है। यहाँ समस्या क्या है, यहाँ पूंजी का अभाव है, पैसा ही नहीं है तो उद्योग कहाँ से लगाएंगे, पूंजी का अभाव है, इसके चलते उद्योग विकसित नहीं हो पाते हैं। सरकार मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सारा स्कीम किस लिए बनाया गया है, ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप अब भी नहीं आ पा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट मतलब पूंजी, तो यहाँ पूंजी का अभाव है और औद्योगिक पिछड़ापन है, उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हो पा रहा है। डिमांड तो खूब है लेकिन पूंजी ही नहीं है और उद्योगों का पिछड़ापन है, इसके चलते यहाँ पर रोजगार नहीं पैदा हो पाता है। पूंजी का अभाव, औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण यहाँ पे रोजगार नहीं पैदा हो पाता है। यानी ये अवस्था सतत रूप से बनी रहती है, चक्रीय नहीं होती है। पूंजी का अभाव लगातार है, औद्योगिक पिछड़ापन लगातार है, इसलिए बेरोजगारी भी लगातार है। तो इसे हम स्ट्रक्चरल कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय और संरचनात्मक को अलग अलग समझ लीजिएगा, ठीक है। बेरोजगारी का सबसे विकृत रूप हम कृषि क्षेत्र में देखते हैं, गांव में, जिसे हम अदृश्य बेरोजगारी या गुप्त बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इंग्लिश में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अदृश्य, गुप्त या प्रच्छन्न, यानी ऐसी बेरोजगारी है जो है तो लेकिन दिखाई नहीं देती है, अदृश्य होती है, गुप्त रहती है। कैसे? प्रत्येक खेत की उत्पादन करने की अपनी एक सीमा है, जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया। आप कितने भी लोगों को 1 हेक्टेयर खेत में लगा लीजिए, 1 हेक्टेयर में उसकी उत्पादन करने की खेत की अपनी एक सीमा होती है, उससे ज्यादा वहां प्रोडक्शन नहीं हो सकता। जमीन की, भूमि की एक उर्वरता होती है, उससे ज्यादा पैदा नहीं कर पाएगा साल भर में। अब अगर उस खेत की, 1 हेक्टेयर खेत की उत्पादन क्षमता इतनी है कि 3 लोगों के उसमें 3 लोगों का श्रम देने से उसका अधिकतम उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। जिस खेत में 3 लोगों के श्रम से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, अब उसमें 10 लोग लगे हुए हैं भारत में, यानी 3 लोगों के श्रम से अधिकतम उत्पादन, उस खेत का अधिकतम उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है।
इसके बावजूद उसमें 10 लोग लगे हुए हैं। बाहर से देखने में तो लगता है कि ये सभी 10 लोग रोजगार कर रहे हैं, सबके पास रोजगार है, सभी खुश हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, 3 ही रोजगार कर रहे होते हैं, बाकी 7 क्या होते हैं, रोजगार विहीन होते हैं, गलतफहमी में होते हैं कि हम रोजगार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन 7 लोगों के रोजगार में लगने से प्रोडक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रोडक्शन तो वहीं का वहीं है जितना 3 लोगों के श्रम से था। तो ये 7 लोग वास्तव में क्या है, बेरोजगार है। इसे ही हम अदृश्य प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी कहते हैं। अब ये 7 लोग जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, इनकी उत्पादकता क्या है? 3 लोग की तो है, क्योंकि उन 3 लोगों की जरूरत थी खेत को, लेकिन बाकी 7 लोग जो अतिरिक्त लगे हुए हैं उनकी उत्पादकता क्या है, 0। तो ये सीमांत उत्पादकता कहते हैं। तो भारत में यही कारण है कि भारत में कृषि क्षेत्र में श्रम की सीमांत उत्पादकता, कृषि क्षेत्र में श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 है या ऋणात्मक है, क्योंकि ये 7 लोग बेमतलब का वहां पे लगे हुए हैं, गलतफहमी में। ठीक है। इसके अलावा भारत में कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। भाई कितनी फसलें ली जाती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद ऋतु में कोई विशेष फसल नहीं ली जाती हमारे यहाँ, छोटा मोटा वो एक तरह का होता है। मेन होता है रबी का फसल और खरीफ का फसल। कोई भी फसल लिया जाए उसमें रोजगार कब होता है, जब बोया जाता है बीज, हल चलाते समय, बीज बोते समय। बाकी जब फसल बढ़ रही होती है तो उसमें उसे कोई रोजगार की जरूरत किसी को नहीं होती, न किसी को रोजगार मिलता है। फसल तो अपने आप बढ़ती रहती है, बस सिंचाई की जरूरत होती है, खेतों में पानी चला दिया, ट्यूबवेल पंप सेट लगा के पानी पड़ता रहता है, सूर्य की किरणें पड़ती रहती है, प्रकाश संश्लेषण चलता रहता है। तो शुरू में जब जुताई बुआई करके बीज बो दिया जाता है, छींट दिया जाता है, या धान के खेत में पौधे लगा दिए जाते हैं, उसके बाद जब तक वो पकता है 4 महीने, तो कोई विशेष काम तो रहता नहीं है। तो भारत में कृषि क्षेत्र में वास्तव में रोजगार महीने के 4-5 महीने ही रहता है, साल के 4-5 महीने ही कृषि क्षेत्र में रोजगार रहता है। बाकी 7 से 8 महीने कृषि क्षेत्र में हमारे यहाँ रोजगार नहीं रहता है। आप गांव क्षेत्र में जाइए, मार्च अप्रैल में जब रबी की फसल काट ली जाती है, गेहूं सरसों की, तो आप देखेंगे अप्रैल के बाद से जुलाई तक खेत सुनसान पड़े रहते हैं, क्योंकि बारिश भी तो नहीं होती है। बारिश जुलाई में शुरू होती है उत्तर भारत में, अब खेत सूने पड़े रहते हैं। ऐसे ही अप्रैल से लेकर जुलाई तक कोई उपक्रम नहीं होता, तो 4 महीने तो यही हो गए। और बाकी रबी खरीफ फसल में भी बीच की अवधि वह रोजगार नहीं होता है। तो 4-5 महीने ही कायदे से रोजगार होता है, बाकी 7-8 महीने वहां कृषि क्षेत्र में रोजगार नहीं होता है। इसे हम क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, है ना। तो भारत में अदृश्य बेरोजगारी के अलावा कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। जो 2 फरवरी 2006 को एक योजना लॉन्च की गई थी भारत में, 2 फरवरी 2006 को एक योजना लॉन्च की गई थी, इसका नाम था मनरेगा। मनरेगा किस लिए लाया गया था, इस मौसमी बेरोजगारी को दूर करने के लिए। उसमें कितने दिन रोजगार देने का प्रावधान था, साल भर में 200 दिन। उसमें सरकार ने वादा किया था योजना में कि हम साल के 200 दिन रोजगार देने की गारंटी देते हैं। तो वो मौसमी बेरोजगारी को भी ध्यान में रखकर था कि वे लोग जब खेती किसानी का धंधा उनका नहीं चलता रहता है तो कुआं तालाब खोद सकें, सड़क बना सकें। हालांकि उससे कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गांव में संपदा निर्माण कहाँ हुआ, जो हुआ भी उस पर कुछ दबंग लोगों ने ग्राम प्रधान के साथ मिलकर अपना कब्जा कर लिया। जो तालाब खोदा गया उसमें कुछ लोग, जो दबंग लोग अपना मछली पालन करते हैं, ग्राम प्रधान भी खुश, दबंग भी खुश। अब बेचारा वो गरीब आज भी मौसमी ही है, उसका मौसम दूर नहीं हुआ। तो ये हो गया भारत में कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। 4-5 विशेषताएं और बची हैं, वो भी इतनी महत्वपूर्ण है। जब हम महत्वपूर्ण चीजें पढ़ते हैं तो अपने से नहीं मान लेना चाहिए क्या महत्वपूर्ण क्या गैर महत्वपूर्ण, सब पढ़ना चाहिए। और एक शिकायत, आप लोग व्यू किया करिए, डायरेक्ट क्यों नहीं व्यू करते हैं। कई बहुत ही मेहनत से मैं तैयार करता हूँ, कई वीडियो से देखा हूँ कि बहुत ही मेहनत से तैयार किया, उस पर आप लोग व्यू नहीं करते हैं, ये क्या माजरा है। तो इससे कहीं कहीं से निराशा होती है कि क्या नहीं पहुंच पा रहा है, कि क्या माजरा है। 1.5 लाख के चैनल पे अगर 10,000 लोग भी नहीं देख रहे हैं तो थोड़ी सी निराशा होती है, अगर काम ईमानदारी से किया जाए तो कृपया करके व्यू करते रहिए। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। नमस्कार।